नमस्कार, मैं विवेक बुंदेला। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आयुर्वेद जगत के जाने मानी हस्ती डॉक्टर माधव सिंह बघेल, डॉक्टर MS बघेल, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और वाइस चांसलर के पदों को निभाने के साथ साथ हंगरी में डेब्रिसन यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद को शुरुआत करने वाले ऐसे महान आयुर्वेद रिसर्चर डॉक्टर MS बघेल आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और इस कोविड-19 जैसी बीमारी के विषय पर आज हमें सौभाग्य मिला है कि आपसे हम कुछ चर्चा कर पाएँ। तो आज कुछ प्रमुख विषयों पर हम थोड़ा 20 मिनट लगभग आपसे सभी विषयों पर एक एक करके प्रश्न पूछेंगे और उनके आम जनता के समझने जैसे ऐसे आयुर्वेद के विचार आपसे जानना चाहेंगे। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, कोरोना या कोविड-19 रोग को आयुर्वेद किस दृष्टि से देखता है? आयुर्वेद में शुरू से ही इस प्रकार की व्याधियों को जनपदोध्वंस नाम से जाना गया। जनपदोध्वंस का अर्थ है जब एक ही समय में एक ही बीमारी से बहुत सारे लोगों का जो है बीमारी होती है और मृत्यु होती है, उसको जनपदोध्वंस कहा। जनपदोध्वंस के 4 मूल कारण बताए गए जो सामान्य पूरे नगर और जनपद द्वारा सेवन किए जाते हैं। वो है जल, वायु, देश और काल। और इन जब फैक्टर्स में जो है डिग्रेडेशन होता है तो जो है भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इन सब बीमारियों के पैदा होने का बहुत बढ़िया कारण कहा गया है अधर्म। अधर्म का मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजन का पालन नहीं करता है। यहाँ धर्म का अर्थ है सोशल रूल्स का पालन न करना, पॉल्यूशन को बढ़ावा देना, पेड़ों को काटना, सोशल रूल्स का पालन न करना। मित्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व में लगभग 3.5 लाख वायरस मौजूद हैं, जिसमें से लगभग अब तक 15,000 वायरस मनुष्य में जो है प्रत्यारोपित हो चुके हैं। इसी क्रम में ये जो नया वायरस आया है, जो सार्स वायरस का ही आगे मॉडिफिकेशन है और इससे आया है, तो इस प्रकार से ये जो लक्षण पैदा करता है, उस लक्षण के आधार पे ये सन्निपातिक ज्वर और वातिक कास और उसके बाद मृत्यु तक उत्पन्न करने में सक्षम है। इसलिए इस गंभीर बीमारी को समझा जाता है। एक बात और है, आयुर्वेद में इन्फेक्शंस को बड़ी अच्छी तरह वर्णन किया गया है। इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों का भी नाम उल्लेख किया गया है। और इन्फेक्शन कैसे होता है, अगर आप आश्चर्य करेंगे कि माला, फूल, गंध जो चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे का प्रयोग करने से, एक दूसरे के कपड़े उत्पन्न करने से, और जो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी उसी समय से आयुर्वेद में बताए हुए हैं कि किसी से बात करते वक्त हाथ के साथ मुंह के सामने कपड़ा या हाथ रखें, जो है छींकते और खांसते वक्त सामने कपड़ा रखें। ये सब उपाय पहले से ही आयुर्वेद में बताए हुए हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत आसान कर दिया समझने के लिए। अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न रखता हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेद नुस्खों का बहुत प्रचार हो रहा है इस समय पे। वो कैसे इस रोग में लड़ने में सहायता करते हैं? क्या वे सच में इतने कारगर हैं जितना इनका प्रचार हो रहा है? आयुर्वेद नुस्खों पे नहीं चलता है। आयुर्वेद एक जीवन शैली का विज्ञान है और मूल 3 जो है हमारे स्तंभ कहे गए हैं जीवन के, वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 चीज़ें अगर हम लिमिटेड स्कोप में नियत प्रमाण पे, नियत समय पे हम करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। परंतु चूँकि हर व्यक्ति इन चीज़ों का नियमितकरण नहीं करता है, तो हमको साथ में कुछ आहार में परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ औषधियों का परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। 2 प्रकार की इम्यूनिटी है, एक इन्नेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो निश्चित रूप से आयुर्वेद के आहार और औषध से बढ़ती है। जैसे आयुर्वेद में कुछ चीज़ें बड़ी सामान्य सी कही हुई हैं कि 3 फल आप याद रखें कि अंगूर,
दाड़िम, अनार और आंवला, ये 3 फल जब भी उपलब्ध हों नेचुरल रूप में खाएं। आज मॉडर्न विज्ञान भी मानता है कि दीज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी, जो सभी बीमारियों को रोकने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे आहार द्रव्य और औषध द्रव्य बताए हुए हैं। सबसे इस शरीर को चलाने में सबसे प्रभावी है जिसको हम कहते हैं अग्नि। प्रॉपर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर रहती है। और जिसके लिए आपके घर में सिंपल सी पूरी किचन के द्रव्य जो हैं, सौंठ है, काली मिर्च है, जीरा है, ये सब द्रव्य ऐसे हैं जो आपकी अग्नि को प्रदीप्त रखते हैं और जिससे आपके खाने का प्रॉपर पाचन होता है। अगर इससे भी काम नहीं चलता और इस प्रकार से पेंडेमिक जैसी स्थितियां आ जाती हैं तो हम साथ में औषधियों का भी जो है एडिशन करते हैं। इस महामारी को भविष्य में आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसकी रोकथाम के लिए हमें किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए? इसके 3 हिस्से हैं। एक तो बीमारी को रोकथाम करना है। दूसरा, जो ये लॉकडाउन की परिस्थिति बनी है, इसके कारण बहुत सी सामाजिक, मानसिक और शारीरिक बीमारियां मॉडिफाई होना है, उनको नए ढंग से जो है उत्पन्न होना है। तीसरी बात ये है कि जिनको सार्स हुआ, जिनको कोविड नेगेटिव हो गया, उसके बाद भी उनको 3 महीने तक विभिन्न लक्षण आते रहेंगे और जिनकी चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे हमको प्लान बनाना है कि लोगों की इम्यूनिटी बनी रहे, जिससे प्रतिरोध क्षमता बढ़े तो उनको व्याधि नहीं हो। जिनको व्याधि हो जाए वो उनकी चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा की जा सके और जब हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो जाएं तो उनके जो अवयव, प्रभावित अवयव हैं, उनको रसायन चिकित्सा द्वारा हम बल प्रदान कर सकें। जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोगों को जिन्हें कोविड-19 अभी पॉजिटिव था, ट्रीटमेंट के बाद नेगेटिव हो गया है, वो आगे समय में अगले 2-3 महीने में कुछ और सिम्टम्स देख सकते हैं। जैसा कि ऋतु परिवर्तन एक आयुर्वेद का विषय है कि जैसे ही मौसम बदलता है लोगों को सर्दी ज़ुकाम होना आम बात है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक औषधि या दवाई आपके अनुसार इन रोगों में लाभ करेगी और लोगों को कौन से बचाव के लिए अपने आप को कैसे तैयार रखना चाहिए? पहली अवस्था ये है कि बचाव के लिए तैयार करने के लिए आयुष विभाग ने एक काढ़ा की जो है सिफारिश की है। उस काढ़े में थोड़ी बहुत औषधियाँ और मिला सकते हैं, परंतु वो सामान्य जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बनाए रखने के लिए एक अश्वगंधा पे आज बड़े विश्व लेवल पे चर्चा हो रही है। मॉडर्न की सभी संस्थाएं रिसर्च कर रही हैं। गुरुची हमारी वर्ल्ड नोन जो है रसायन द्रव्य है। इस गुरुची और अश्वगंधा के साथ हमको अग्निवर्धक द्रव्य मिलाने होते हैं। जैसे हम मिलाते हैं दालचीनी, हम मिलाते हैं उसमें काली मिर्च, हम मिलाते हैं उसमें सौंठ और काला जीरा और कलौंजी, ये द्रव्य मिला के और उसमें तुलसी का प्रक्षेप डाल के हम बहुत अच्छी तरह से अपने शरीर को क्षमता रख सकते हैं। गुरुची की बनी हुई गुरुची अर्थात गिलोय के बने हुए कैप्सूल या टेबलेट जो है सनसमनी बटी जैसे, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और थोड़ी सी ज़रूरत हो तो महासुदर्शन घनबटी का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग व्याधि से पीड़ित हो गए हैं उनको चिकित्सक के निर्देश में आधुनिक औषधियों के साथ साथ आयुर्वेद औषधियों को देने से जल्दी रिकवरी होने की संभावना है, उत्तम रिकवरी हो सकती है। परंतु जो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं उनके प्रभावित अवयव वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेट और लंग्स, इन 2 ऑर्गन को मजबूत करने वाले द्रव्यों के से बनी हुई दवाओं का सेवन करना चाहिए। जैसे वासावले है, च्यवनप्राश है, सौभाग्य सुंठी पाक है, सुगंधा पाक है। इन औषधियों का प्रयोग कम से कम 3 महीने के लिए जो है करने से इस बीमारी से जो प्रभाव हुआ है लंग्स आदि पे वो कंट्रोल में रहेगा और उनसे जो है प्रभावित नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक हम पूरा प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं कि कब किस अवस्था में क्या क्या औषधियाँ तैयार करनी है। धन्यवाद गुरुदेव।
आदरणीय गुरुदेव ने जो कुछ बताया हम सब बहुत ध्यान से सुने और इसको वापस गौर से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें अग्नि प्रदीप्त करने का एक मुख्य विषय आयुर्वेद ने इस महामारी के लिए हम लोगों के लिए बताया है। इसमें डाइजेशन को ठीक रखना एक मुख्य विषय है। अग्नि प्रदीप्त करने से मतलब डाइजेशन को मजबूत रखना। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत यही कहता है कि सारे रोगों का मुख्य कारण उदर है और ऐसे में उदर का ठीक रखना या डाइजेशन का ठीक रखना इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने का एक सीधा आसान तरीका है। इसके अलावा भी कुछ उपाय ऐसे हैं जो प्रिवेंशन में बहुत अच्छे हैं। जैसे ये बीमारी के जो विषाणु हैं वो नाक और मुंह से प्रवेश करते हैं, तो नाक को आप जो है कोरा नहीं रखें। नाक में कुछ तेल आप ज़रूर प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद 3-3 ड्रॉप तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं या बने बनाए तेल हैं, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ऐसे तेलों का नाक में प्रयोग करें तो जो वायरस हैं उन वायरसेस का नेज़ल म्यूकोसा से डायरेक्ट कांटेक्ट न होने के कारण थोड़ा सा प्रिवेंशन होता है। उसके अलावा हम आयुर्वेद में कहते हैं गंडूष धारण, जो आज मॉडर्न डॉक्टर भी बता रहे हैं कि गर्म पानी पीजिए। हम लोग सिर्फ गर्म पानी ही पीना नहीं, गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा सा फिटकरी डालिए और उससे सवेरे सवेरे कुल्ले करिए, तो जिससे गले में जो अवयव है उनको मजबूती रहेगी। और यही 2 ऑर्गन हैं, गला और नाक, जहाँ से इसका प्रवेश होता है। तो ये सामान्य से चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी जीवनचर्या को नियमित करिए। सवेरे नियत समय पे उठिए, नियत समय पे भोजन करिए, रात को नियत समय पे सोइए। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का अगर आप अच्छी तरह पालन करेंगे और जो सामान्य सी औषधियाँ आपको बताई हुई हैं इनका पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने शरीर को सुरक्षित रखने में सक्षम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एम माधव सिंह बघेल जी। और मेरा ये पहला प्रयास था और उन्होंने इस पहले ही प्रयास के लिए आपका समय दिया, ये मेरा सौभाग्य है और आप सबका सौभाग्य है कि आपको ऐसे वैद्य ऋषि की बातें सुनने मिली। और इसी के साथ मैं आप सबसे नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।